मेरे प्यारे 10वीं के छात्रों, मैं कुमोद सर। मैं आज क्लास ऑप क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मॉडल सेट 1 ला रहा था, इसके मैंने पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं और 50 क्वेश्चन से आगे आज हम देखेंगे। ये 10वीं के मैथ का सेट है, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। चैनल को जितना से जितना अधिक शेयर कीजिएगा तो हम सभी के लिए काफ़ी अच्छे होंगे। मुझे मोटिवेशनल मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने उपस्थित करूंगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, इस सब सवालों को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा। आप जब एग्ज़ाम देकर आइएगा वापस से ज़रूर वीडियो 5 देखिएगा और वापस से उसमें मिलाइएगा कि हमें कितने मिल रहे हैं सवाल। तो बच्चों, आज मैं 50 से आगे देखूंगा क्योंकि मैं पिछले वीडियो में 50 देख चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 50वां नंबर सवाल निकाल रहे हैं। तब तक बच्चे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लें। लाइक करें, लाइक करने में बहुत ही कंजूसी करते बच्चे। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो हम लोग 50वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये रहा हमारा 51 नंबर क्वेश्चन। सवाल है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बराबर कितना होगा। तो बच्चों, आपको जरूर याद होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, है ना, टेन स्क्वायर थीटा अब बराबर 1 होता है। तो देखिए तो क्या उसी फॉर्म में है क्या ये। थीटा थीटा बराबर है ना 120 120, सॉरी 60 60। थीटा बराबर है और फॉर्म यही है, तो इसका मान 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही जवाब है। बच्चों, अगले सवालों की ओर चलते हैं। कॉट 90 माइनस ए, तो कॉट 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, टैन ए हो जाएगा बच्चों, टैन ए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री। तो बच्चों 2 का 2 रहेगा, tan 30 का मान होता है 1/√3 और बटे जो है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का जो मान होता है वह होता है 1/√3 का स्क्वायर बच्चों होता है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3। बच्चों, जब इसके आगे हम लोग चलेंगे तो देखेंगे कि ऊपर में हमारा 2/3 बच रहा है, 2/√3 बच रहा है बच्चों। और नीचे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 2/√3 इंटू 3/4। इसको हम कट कर देते हैं 2 बार में, तो ये हो जाएगा 3/2√3। बच्चों, जब इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण करने के बाद इतना के बाद यहाँ देखिएगा, इसका परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3√3 अब बटा में 2 इंटू 3 से 3 कट जाएगा। अब बच्चों परिमेयकरण करके देख लीजिएगा, 3/2 बचेगा। और बताना है बच्चों कि 3/2 जो है इस चारों ऑप्शन में किसका मान होता है। tan साइन 60 का मान 1/2 होता है, नहीं होगा। cos 60 का मान 1/2 होता है, नहीं होगा। tan 60 का मान 1√3 होता है, नहीं होगा। तो बच्चों किसका होगा, साइन 60 का मान, इसी का मान होता है √3/2। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं बच्चों। अगला सवाल है कि यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। मतलब बच्चों ये है आपके पास, ये है ना, ये 6 मीटर लंबी खंभा है और इसकी छाया जमीन पर 2√3 है। तो आपसे पूछ रहा है ये कोण कितना बनाएगा, थीटा। तो बच्चों हमने tan का फॉर्मूला यूज करना है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। 2 से काट दोगे बच्चों, ये 3 बार में कटेगा तो बचेगा 3/√3, 3/√3 बचेगा बच्चों। अब जब इसका परिमेयकरण कीजिएगा तो 3√3 अब बटे का 3 से 3 कट जाएगा बराबर √3। और √3 कितना डिग्री का होता है tan में,
तो tan में √3 जो होता है वह 60 डिग्री का होता है बच्चों। तो आपको आंसर हो गया 60 डिग्री। tan में √3 का मान कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है कि किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात करें। बच्चों ये सिंपल से सवाल है, ये भी यहाँ पे है। ये ये बच्चों आपको कोण दे रखा है 60 डिग्री, ये दे रखा है 15 और ये आपसे पूछ रहा है। फिर से हम बच्चों tan का फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन इस बार थीटा हमारा 60 डिग्री होगा, बराबर 15/x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 15/x। अगर हम यहाँ से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x बराबर हो जाएगा 15/√3, इंटू में √3/√3 कर लेंगे बच्चों। तो आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि परिमेयकरण, ये हमने क्या किया? परिमेयकरण किया। तो ये हो जाएगा 15√3 और √3 में √3 से गुना होगा तो सिर्फ 3, 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15, यानी 5√3 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब है बच्चों। अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है कि निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। जब एक रेखा दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो ये जो होता है ये आपका मूल बिंदु होता है और इसका मान जो होता है आपको 0, 0 होता है। चलिए अगले सवाल के चलते हैं। कह रहा है कि बिंदु इतना -6 -8 किस पद में स्थित है? बच्चों ऐसे होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव होता है और ये फर्स्ट पद होता है, ये सेकंड पद होता है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव होता है बच्चों, और ये थर्ड पद में तीसरा पद में नेगेटिव होता है। तो ये कौन सा पद में हो जाएगा? तीसरा। चौथा में होता है पॉजिटिव नेगेटिव। चलिए अगले सवालों पर चलते हैं। कहता है कि मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है x² प्लस का y²। ये आपका x है और ये आपका बच्चों y है। तो आप यहाँ पे कर लेंगे तो ये हो जाएगा sin² थीटा, आप प्लस का ये हो जाएगा cos² थीटा। तो इसका बच्चों √1 बराबर 1 इकाई, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब है बच्चों। अगले सवालों पर चलते हैं। अगला सवाल है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगी? फिर से यहाँ पे बच्चों दूरी पूछ रहा है, लेकिन इस बार जो है दो बिंदु के बीच दूरी है। तो इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो आपका ये x2 है और ये x1 है का होल स्क्वायर, आप प्लस का ये आपका y2 है और ये आपका y1 है बच्चों, तो इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो पाएंगे कि -2 का होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया बच्चों और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 होता है बच्चों। कितना होता है? 16 4 20 होता है, √20। अब 20 का वर्गमूल हो जाएगा 5 चौका 20 यानी 2√5। 2√5 ऑप्शन नंबर सी में है बच्चों। अगले सवालों की चलते हैं। 60वां नंबर सवाल है, रेखा y बराबर 8 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी? मतलब रेखा जो है कोई 8 y8 है, ये y8 होने का मतलब है कि यहाँ पे 8 होना चाहिए, यहाँ पे 8 होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि x 0 होगा तभी y8 होगा, x 0 होगा तभी y8 होगा। तो किससे नहीं गुजरेगा बच्चों? तो 1 8 से गुजरेगा, x 1 8 गुजरेगा, बिल्कुल 4 से गुजरेगा, 0 से गुजरेगा, 8 1 से गुजरेगा, ये नहीं बच्चों। देखिए x का मान यहाँ पे कुछ भी हो सकता है बच्चों, x 1 से गुजर सकता है, 2 से गुजर सकता है, 3 से गुजर सकता है, 4 से गुजर सकता है ना। लेकिन यहाँ पे 8 1 मतलब y जो है वो 1 नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि y जो है वो 8 है। y कितना है हमारे पास? 8, और यहाँ पे y1 दे रखा है, तो बच्चों ये गलत ऑप्शन है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है बच्चों, तो ऑल पॉजिटिव कौन है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है कि बिंदु इतना की y अक्ष से लंबवत दूरी क्या है? अगर ये एक पॉइंट है जहाँ x आपका 5 है और y आपका 6 है, तो y अक्ष से लंबवत दूरी पूछ रहा है। y अक्ष, एक मिनट बच्चों,
बच्चों y अक्ष की लंबवत दूरी क्या होगी, यही दूरी y अक्ष की है और ये दूरी x के कितने के बराबर है, 5 के बराबर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला सवाल है कि बिंदु M इतना N इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, जब आपको मध्य बिंदु के नियामक पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, x1 प्लस x2 बटा 2, तो x1 कितना है -2, अब प्लस x2 कितना है -8, अब बटे का 2, कॉमा y1 प्लस y2, y1 कितना है आपको बच्चों 10 और y2 कितना है 14 प्लस का 14, अब बटे का 2। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -10 बटे का 2 और यहाँ आ जाएगा 24 बटे का 2। तो इसको कट करेंगे अब, तो इसको कट करेंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा -5, -5, ऑप्शन नंबर सी जो आपके लिए सही जवाब है। आगे है कि यदि किसी वृत्त के व्यास की छोरों के निर्देशांक इतना इतना है तो वृत्त की केंद्र ज्ञात करना है। ये बच्चों वही हुआ मध्य बिंदु, ये वृत्त है, ये व्यास है, इसका केंद्र निकालना है, जबकि ये और ये आपको दे रखा है, तो केंद्र यानी मध्य बिंदु। फिर से वही कर दीजिए, x1 प्लस x2, x1 हो गया 6, अब प्लस 1 मिनट बच्चों, x1 हो गया 6, अब प्लस x2 हो गया -6 बटा 2, कॉमा y1 हो गया -8 और y2 हो गया +8 अब बटा 2। तो बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों कट जाएगा तो आ जाएगा 0 0, ये भी कट जाएगा तो आपके आंसर हो जाएंगे इसके 0 0। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि बिंदु A इतना और B इतना है, मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो P का मान ज्ञात करें। मूल बिंदु से समदूरस्थ होने का क्या मतलब है कि बच्चों, तो मतलब है कि मूल बिंदु से होकर वो गुजर रहा है, तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। तो इधर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और इधर करेंगे तो p का स्क्वायर अब +1, स्क्वायर रूट से रूट कट गया बच्चों, तो यहाँ 16 9 25 बराबर पी स्क्वायर +1, 1 इधर आके घट जाएगा, यानी पी स्क्वायर बराबर 24 और 24 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो p बराबर हो जाएगा √24 और 6 चौक 24 यानी 2√6 जो हो जाएगा प्लस माइनस, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है बच्चों। अगले सवालों पर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि मूल बिंदु बिंदु इतना इतना और इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 है ना, और यहाँ पे होता है x1 आपका कितना है 0, अब ब्रैकेट में y2 माइनस y1 आपका है 12 अब माइनस y3 आपका है 4, तो माइनस माइनस इधर हो जाएगा प्लस का 4 बच्चों। उसके बाद होता है प्लस x2 आपका कितना है बच्चों, यहाँ पे आपका x2 है, ये x2 आपका 6 है, x2 आपका 6 है बच्चों। यहाँ पे होता है y3 माइनस y3 आपका -4 है और y1 आपका कितना है 8 है, प्लस का 8 और नीचे आ जाएगा प्लस का x3 आपका बच्चों कितना है -16 है और यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2 यानी 8 और -12। ये रहा बच्चों आपका पूरा, इसको सॉल्व कर देना है, आपको क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2 बच्चों। यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा और प्लस इसमें से उसको घटाएंगे तो 4 आएगा और 6 चौक 24 और यहाँ पे -16 इंटू में बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब इसको दोनों को घटाइएगा तो -4 आएगा तो बच्चों यहाँ पे क्या बचा 1/2 ब्रैकेट में 24 और माइनस माइनस प्लस 16 चौका 64। अब बच्चों इसको जोड़ देंगे तो 1/2 इंटू 4 4 8 8 2 10 108 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 54 हो जाएगा। अब 54 बच्चों इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है तो इसको एक बार चेक करना होगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, रीचेक करते हैं बच्चों। फार्मूला में मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे फार्मूला में मिस्टेक x1 माइनस x2 न होगा y3 माइनस y1 होगा, तो y1 तो 8 है तो यहाँ -8 8 4 12 -12 है ना, तो अब हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा 8 4 12 -12 12 6 72 यानी आपको हो जाएगा यहाँ पे
माइनस 72, माइनस 72 हो गया बच्चों। और माइनस 72 हो गया, 12 छक 72, यहाँ पे माइनस 72। अब 72 में से 64 घटाएंगे बच्चों तो 12 में से 4 गया 8, और यहाँ 8 बचा, 1/2 इंटू -8, 2 से काट देंगे 4 बराबर -4, और माइनस में एरिया नहीं लेना है तो आपको हो जाएगा +4। इसका सही जवाब हो गया। अगला सवाल है कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने पर y निर्देशांक कितना होगा बच्चों। तो सिर्फ y निर्देशांक पूछ रहा है। हम केवल y का हिस्सा लिखते हैं, जैसे x, y होता है ना, तो हम केवल y का हिस्सा लिखेंगे। y होता है y2 गुने m1, तो m1 आपका कितना है बच्चों 3, गुने y2 कितना है बच्चों, सॉरी पहले एक बार फॉर्मूला आपको टोटल लिख देते हैं बच्चों ताकि हम दिक्कत नहीं हो। तो होता है x2 m1 प्लस x1 m2 अब बटा में m1 प्लस m2, ये x वाला हो गया। अब y के लिए क्या होगा बच्चों, तो y के लिए लिख देते हैं m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अब बटा में m1 प्लस m2। हमको y1 का ही चाहिए बच्चों, तो m1 आपका कौन है, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है ना। तो m1 3 हो गया, और y2 कितना हो गया 7, तो 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 अब प्लस m2 कितना है बच्चों, m2 है आपका 2, तो 2 इंटू y1 आपका कितना है -3 और बटा में हो जाएगा 3 + 2। ये आपको आ जाओ, ये आपका सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण C 120 हो तो कोण B ज्ञात करना है। तो ये सब कुछ नहीं, पिक्चर कुछ नहीं बनाना है। त्रिभुज का तीनों कोण कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री में 120 डिग्री घटा देंगे तो बचेगा कितना 60 डिग्री। आपका 60 डिग्री आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है कि यदि त्रिभुज ABC यानी एक ट्रायंगल है A, B और C और दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पे D, E और F, ये दो ट्रायंगल है। कह रहा है कि AB जो है ये बराबर है DE के, DE किधर है D, इसके बराबर है। दूसरा है BC जो है यानी ये BC FD के बराबर है, इसके बराबर है। तो निम्नलिखित में से समरूप होगा जब, इसमें से क्यों समरूप होगा। तो कोण A बराबर कोण D, देखते हैं कोण A बराबर कोण D नहीं, क्योंकि ये कोण B बराबर कोण D कहीं है क्या, कोण B बराबर कोण D, यही आपका सत्य है। सत्य पूछ रहा था ना, हाँ यही आपका सही है। क्योंकि देखिए ये दो एंगल बराबर होने के लिए यहाँ पे एंगल बराबर होगा क्योंकि ये दोनों सम। अगला है यदि त्रिभुज ABC और PQR और इतना इतना हो तो इतना का एरिया पूछ रहा है। तो एरिया पूछने के लिए आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है 1/25। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवाल के साथ tan 90 - a हो जाएगा cot a, यानी cot a आपका करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है बच्चों। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि दी गई आकृति में DE समांतर है BC की, यदि AD 5 है BD इतना है तो मान निकालना है। यानी यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, इस पे वैल्यू भर देते हैं। AD 5 है और BD 6 है, AD 5 है और BD 6 है। दूसरा है कि AE 8 है, AE 8 है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो 5/6 = 8/EC।
EC हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC बराबर हो जाएगा 8 इंटू 6/5 8 6 48 बटा 5 और इसको भाग दे देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो 5 5 8 40 5 9 45 यानी 9.6 लगभग आंसर होगा इसका। अगले सवालों की चलते हैं। सवाल कर रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा? यह चीज जो है, यह चीज किसने कहा है बच्चों? तो यह चीज कहा है, इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थेल्स ने कहा है, थेल्स ने कहा था। अगले सवालों की चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से हम केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बच्चों। अगला है कि दी गई आकृति में PA PB 2 स्पर्श रेखा O से वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण APO 40 डिग्री, APO 40 डिग्री है, मतलब APO यानी ये वाला जो है 40 डिग्री है, तो OAB कितना होगा? OAB यानी ये आपसे पूछ रहा है, तो ये 90 डिग्री होना चाहिए बच्चों। तो इसके सही जवाब हो जाएंगे, इसके सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर जो है 1 मिनट बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगले सवालों की चलते हैं। 6 नंबर सवाल को देखते हैं। दी गई आकृति में PQR QOR वृत्त का व्यास है, जहां PQ जो है PR है, तो PQ और PR बराबर है, तो PQR यानी ये वाला पूछ रहा है कोण के मान, है ना। तो बच्चों बता दें कि अगर ये दोनों अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जहाँ पे जैसे ये कह रहा है कि PQ जो है PR के बराबर है, यानी ये दोनों अगर भुजा बराबर होगा तो ये दो कोण भी बराबर होगा, तो ये आपका 90 होता है, तो ये आपका 45 होगा और ये भी आपको 45 होगा। चलिए, तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर C 45 डिग्री। अगले सवाल पर चलते हैं। यदि केंद्र O वाले वृत्त में AB और AC 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि BOC 110 और CAO क्या होगा? तो बच्चों इसको देखते हैं। केंद्र एगो वृत्त है, इसका केंद्र O है, AB और AC 2 स्पर्श रेखा है, ये A है, AB और C 2 स्पर्श रेखा है ना। यहाँ केंद्र है, एक केंद्र है O, तो ये इस तरह से मिला हुआ है। BOC यानी ये 110 है बच्चों, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच ये 90 होता है, ये भी आपका 90 होता है, और आपसे पूछ रहा है ये कोण कितना है, तो 110 हो गया, ये 90 हो गया और 90 हो गया। अगर ये तीनों को जोड़ते हैं तो 0 9 9 18 19 और 1 1 290। तो हम जानते हैं कि ये यहाँ पे चारों जो कोण है उसका योग 360 होगा। 360 में जो है 290 को घटा लेते हैं तो बचेगा कितना? बचेगा 70 डिग्री, 70 डिग्री। लेकिन एक चीज याद रखना है, यहाँ CAO, तो CAO यानी इसके आधा कोण पूछ रहा है, ये पूरा 70 आया, तो आधा कितना हो जाएगा? आधा आपको हो जाएगा 35 डिग्री। आधा जो कोण हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर C आपका सही जवाब है। अगला है कि बिंदु T से किसी वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई इतना है, उसके केंद्र से T की दूरी इतना है, तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब ये वृत्त है, केंद्र से ये दूरी है, यह स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई ये 12 है, ये 13 है, तो ये क्या होगा? तो यानी त्रिज्या निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हो गया 13, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144,
जब इसको सॉल्व करेंगे तो √25 और इसके वर्गमूल होंगे 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। दी गई आकृति में ओ वृत्त के केंद्र है तथा क्यू पी आर 60 डिग्री है, तो ओ क्यू आर ज्ञात निकालना है। क्यू पी आर कहाँ है? क्यू पी आर ये 60 डिग्री है बच्चों। तो ओ क्यू आर यानी ये आपसे पूछ रहा है कि ये कितना डिग्री होगा बच्चों। तो इस पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है बच्चों। तो एक बार हम आपको बता देते हैं कि ये जितना कोण होता है उसका दुगुना ये होता है, तो ये 120 डिग्री। और ये दोनों कोण बराबर होता है, तो ये 120 तो बच गया 30, ये 30 बचेगा और ये 30 होगा, तब ना त्रिभुज का तीनों कोण जो होगा 180 होगा। तो 30 डिग्री आपके आंसर्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला है आंकड़े इतना का परिसर निकालने के लिए बच्चों एक बात बता देते हैं कि परिसर निकालने के लिए होता है बड़ा मान। इसमें से सबसे बड़ा अंक कौन है? 84। उसमें से घटाना है सबसे छोटा मान कौन है? 15। घटा दीजिए। 14 में से 5 गया 9 और 7 में से गया 6 यानी 69। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए बच्चों कह रहा है कि 1 2 3 n समांतर माध्य है, तो n समांतर माध्यों के लिए एक फार्मूला होता है, मतलब प्राकृत संख्या का लगातार जो माध्य निकालना होता है उसके लिए n+1/2 ये फार्मूला ही होता है n लगातार माध्यमों के निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। यदि तीन माध्यक बहुलक प्लस x माध्यक हो, तो देखिए सबसे पहले तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक प्लस 2 गुने माध्य। 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, माइनस होता है, सॉरी ये होता है आपको माइनस, ये फॉर्मूला होता है। आपसे पूछ रहा है 3 गुने बहुलक, 3 गुने माध्यक, यानी माध्यक को उधर ले गया, तब माध्यक को उधर ले गया 3 गुने माध्यक, तब ये जो 2 गुने माध्य है वो इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये तो देखिए ना माध्य के गुणांक में कितना है, तो माध्य के गुणांक में 2 है। ऑप्शन नंबर 2 ये फार्मूला पे है, आप लोग को समझ में जरूर आएगा। प्रेक्षण इतना का बहुलक है, इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है ये आप चॉइस कीजिए, सबसे ज्यादा बार कौन आया है वही उसका बहुलक होगा। 1 13 जो है 1 2 3 बार आया है। 11 जो है 1 2 बार आया है। 15 जो है 15 सिर्फ 1 बार है, और 12 जो है 1 और 2 बार है, और 14 1 बार है। यानी सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन है? सबसे ज़्यादा बार है 13, तो आपका बहुलक हो गया 13। सबसे अधिक बार संख्या रिपीट हुआ है 13, तो बहुलक हो गया 13। इतना का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात है। माध्य बराबर होता है 7 + 9, मतलब प्रेक्षणों का योग अब बटा प्रेक्षणों की संख्या, यही आपकी माध्य होती है। 5 गो प्रेक्षण है, अब माध्य कितना दिया हुआ है? 10। तो यहाँ देखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये सब को जोड़ दीजिए, तो 15 3 18 10 28, 28 और 2 30, 30 7 37, और 37 में 7 जोड़ देंगे तो 7 7 14 44, 44 + x आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6। x बराबर 6 आपका सही जवाब है। अगला है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान 0 होता है। निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो घटना की प्रायिकता बता दें, घटना जो है 0 और 1 के बीच में होता है, इससे आगे नहीं होगा, इससे छोटा नहीं होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी है, इसका 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए नहीं होगा। एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुना जाने की प्रायिकता क्या है? तो 2 का गुणज, तो देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यही तो 3 आएगा। 3/6 काटेंगे तो 1/2, प्रायिकता होगा 1/2। ऑप्शन नंबर ए। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यछदा निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग का पत्ता होने के बिना, देखिए टोटल गड्डी में 52 पत्ते होते हैं,
52 में 26 पत्ता लाल रंग का होता है, तो ऑप्शन 1/2 ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला है, दो न्यायसंगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? कम से, देखिए, दो न्यायसंगत पत्ता अगर उछालिएगा तो हो सकता है हेड टेल आएगा, पहला हो सकता है हेड हेड आएगा, ध्यान से देखिएगा, पहला हेड हेड आएगा, दूसरा हेड टेल आएगा, तीसरा टेल हेड आएगा, और चौथा जो है टेल टेल आएगा। कहता है कि कम से कम एक शीर्ष होना चाहिए, तो कम से कम एक शीर्ष इसमें भी है, इसमें भी है, कम से कम एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, तो आपको हो जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर हो गया डी सही जवाब है। अगले सवाल को चलते हैं। 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या, 3 सिक्का को उछालिएगा तो संभव घटना 8 गो बनेगा, एक सिक्का उछालिएगा तो 2 गो घटना, फिर 2 गो घटना, फिर 2 गो घटना, टोटल 8 गो घटना बनेगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इसके अंदर एक वर्ग है, एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। त्रिज्या अगर 8 है तो विकर्ण हो जाएगा 16, विकर्ण कितना हो जाएगा 16। तो वर्ग की भुजा निकालने के लिए, वर्ग की भुजा निकालने के लिए विकर्ण का फार्मूला होता है, विकर्ण का फार्मूला हमको ध्यान में नहीं आ रहा है अभी, तो बच्चों इसको आप लोग फार्मूला पे रख के देख लीजिएगा, इसका आंसर हम खाली बता देते हैं 128 होगा। दो वृत्तों की परिधि का अनुपात इतना है तो इसके क्षेत्रफल, परिधि दे रखा है और क्षेत्रफल निकालना है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऑप्शन नंबर सी। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा क्या होगी? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, और क्षेत्रफल दिया हुआ है 9√3, तो ये 3 से 3 तक कट जाएगा, 9 चौक 36 बराबर ए हो जाएगा, तो ए बराबर ए स्क्वायर, तो ए बराबर निकलेगा 6, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यदि R1 R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त की परिधि का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के योग के बराबर है तो क्या होगा? मतलब एगो त्रिज्या है, एगो वृत्त है जिसका R1 त्रिज्या है, दूसरा वृत्त है जिसका R2 त्रिज्या है, दोनों को जोड़ने पर एक नया वृत्त बनता है जिसका R त्रिज्या है, ये परिधि के बराबर है, तो इसका क्या होगा आंसर? तो इसका होगा R1 + R2 = R। यदि शंकु की ऊंचाई त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो शंकु का आयतन हो जाएगा। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r²h होता है, लेकिन त्रिज्या 3 गुनी कहने के लिए कर रहा है, तो 3r² गुने 3h, पुरनका वाला ओरिजिनल शंकु हो जाएगा 1/3 पाई r²h, 1/3 ये दोनों कट गया, h से h कट गया, यहाँ r² से r² काट दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिया 27, यानी ऑप्शन आ जाएगा 27 गुना। अगला सवाल है कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठफल क्या होता है? तो 3 पाई r², अर्धगोले का कुल पृष्ठफल। शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा? शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला होता है कि 1/3 पाई r, पाई जो होता है पाई r², ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगले सवाल को चलते हैं। उस समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होगा जिसमें इतना इतना बराबर है? तो ये 18 है पहला के लिए, तो देखिए a + n का मान 18 रखेंगे तो n-1 यानी 17d हो जाएगा, अब माइनस a + कितना हो जाएगा 13d हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा 32। अब यहाँ देखिएगा a + 17d अब माइनस a - 13d, अब बराबर में कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, a से a कट गया, तो 17 में से 13 कटा 4d बराबर 32, तो आप यहाँ 4 से काट दीजिए, 4 × 8 = 32, तो d बराबर हो जाएगा 8, 8 आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी।
99 नंबर है। गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसकी पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगी। तो पहले त्रिज्या निकालेंगे तो 21 सेंटीमीटर निकलेगा। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर 21 गुने 21। 7 से काटेंगे 17 21 और इस सब को गुना कर लीजिए, आपको जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ गुना करेंगे तो 22 चौके 88 यानी 22 गुने 4 गुने 21 गुने में हो जाएगा 3। तो टोटल आ जाएगा 55 44। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। अगला और लास्ट सवाल है बच्चों। तो मैंने 50-50 ऑब्जेक्टिव करके 2 दिन में दिया है। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल इतना है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है और वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ। वक्र सतह कैसा होता है वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 264 बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान बैठा देते हैं हम यहाँ पे। पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर आपका नहीं पता है और पाई आर स्क्वायर आर तो आपको पता नहीं है बच्चों। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 264 गुने में 7 अब बटे में 22 अब बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। 11 से काटेंगे 11 दूना 22, 11 से काटेंगे 11 दूना 22, 11 चौक 44, 2 से काटेंगे 12। तो आर बराबर 12×7 = 84। आर स्क्वायर बराबर 12×7 = 84। आपको निकालना है आयतन, और वो भी किसका आयतन है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर आपको निकल चुका है 84 गुने में एच आपका दिया हुआ है सवाल में 14। यहाँ पे देखिए बच्चों एच आपका कितना दिया हुआ है 14। ये आयतन निकाल रहे हैं हम। तो 7 से काट देंगे 7 दूना 14 है ना। तो आपको 22 दूनी 44 और 44 गुने 84, 44 गुने 84। तो बच्चों 3696 आपका आंसर होगा। 3696 3696 यहाँ पे 6 भी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो बच्चों इस तरह से मैं 100 ऑब्जेक्टिव आपको दे चुका हूँ, और मैं टाइम नहीं मिलने के कारण मैं वीडियो प्रॉपर नहीं बना पाता हूँ, लेकिन मैं वीडियो का इंतज़ार कीजिए, मैं वीडियो ज़रूर दूंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।